नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के मध्य से जो अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतमाला जो गुजरता है, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है उनको मैं स्टार मार्क करके आप लोगों को लिखवा दूंगा। तो आप मेरे साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए तथा मैं जिन जिन चीज़ों का कहता हूँ आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप उन सभी का स्क्रीनशॉट अपने पास कलेक्ट रखिए ताकि आप कभी भी जब आपको फ्री टाइम मिले तब आप उसे एक बार एक नज़र से देख सके तथा उसे आप पढ़ सको। जो वो चीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। मैं जितेश पुरोहित भूगोल की वीडियो मैं शुरुआत से बना रहा हूँ। पहले मैंने स्थिति विस्तार तथा सीमा जिला और उसी के साथ साथ मैंने संभागीय व्यवस्था भी आप लोगों को डिटेल में बता दी। तथा पिछली वीडियो में इसके पीछे जो 2 वीडियो मैंने बनाई है उन दोनों वीडियो में मैंने आप लोगों से मरुस्थल के बारे में डिस्कस किया है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को निम्न 4 भागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेशों के आधार पर। कौन से 4 भाग? उत्तर का या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल जिसे कहा जाता है, मध्य में अरावली आती है तथा पर्वतीय या फिर पूर्वी का मैदान जिसे कहा जाता है, और दक्षिण में क्या है अपने पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग। ये निम्न 4 भागों में हमारे राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के आधार पर बांटा गया है। तो हमने मरुस्थल के बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ लिया है पिछली 2 वीडियो में। जहां मैंने आपको इसी के पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों से लाठी सीरीज के बारे में डिस्कस किया है। उसी के साथ साथ टाट झील या फिर प्लाया झील जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर कोई डाउट आता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। मैं वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा वो चीज़। वीडियो के माध्यम से तो मैं समझा ही रहा हूँ, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है किसी को समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर होता है, आपका कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो आप वो भी मुझे कमेंट करिए ताकि मैं वो भी आप लोगों को अच्छे से कवर करवा सकूं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली राजस्थान के 13 जिलों से निकलती है। दोस्तों आप याद रखना, यह अरावली राजस्थान के 13 जिलों में से निकलती है और वो 13 के 13 जिले में आज आपको याद करवा दूंगा। 13 के 13 जिले, निम्न कौन से 13 जिलों से निकलती है, सारे जिले में एकदम नाम से सीक्वेंस वाइज आपको लिखवा दूंगा ताकि आपको याद हो जाएगी वो चीज़ें। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो अंत तक देखिए। हम शुरुआत कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बेसिक चीज़ें जान लीजिए, इसका विस्तार कैसा है, कौन सी दिशा में ये बढ़ रही है तथा कितने जिले ये कवर करती है, सबसे ज़्यादा सबसे कम, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं इसकी। तो हम बात करते हैं अरावली के बारे में। अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से लेके तो दिल्ली तक है। कहाँ से? गुजरात से लेके तो दिल्ली तक यह जाती है। उसके बीच में ये राजस्थान के मध्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के मध्य से निकलती है। राजस्थान में ये प्रवेश करती है आबू पर्वत सिरोही से। कहाँ से प्रवेश करती है ये? आबू के सिरोही जिले से ये प्रवेश करती है तथा झुंझुनू जिले से। राजस्थान के उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्वी में झुंझुनू जिला स्थित है। आप सभी को मैंने मैप बहुत अच्छे से याद करवा रखा है। तथा इसके बाद इस वीडियो में मैं आप लोगों को बचे हुए तीनों भौतिक प्रदेश कवर करवा दूंगा और उसी के साथ साथ मैं आपको एक चार्ट बना के देने वाला हूं, एक आपको टेबल बना के देने वाला हूं। उस टेबल को अगर आप अपने पास नोट कर लोगे, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में रखोगे और उसे जब भी आपको टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 5 से 10 मिनट निकालना है उस चीज़ के लिए। आपको वो टेबल अच्छे से रीड करना है। क्या करना है? उस टेबल को अच्छे से रीड करना है। उसमें मैंने जो भी नोट्स लिखे हैं आपको वो पढ़ना है और चारों के चारों भौतिक प्रदेश आपको वहीं से कवर हो जाएंगे। 80% चीज़ आपको वहाँ से कवर हो जाएगी। जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ आप लोगों की वहाँ पे कवर हो जाएगी। और जो डिटेल में है वो तो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता ही दिया है, इसीलिए मैंने वो चार्ट आप लोगों को अंत में बताने के लिए रखा हुआ है। अगर मैं आपको पहले बता देता तो आपको वो कुछ समझ में नहीं आता कि चार्ट कहाँ से बना दिया यार, कुछ भी बना दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आ जाते। इसीलिए मैंने आपको पहले उस चार्ट का रिसोर्सेज बताया है कि मैंने वो चार्ट कहाँ से बनाया है, उसकी जानकारी मैंने कहाँ से जुटाई है। उसी के लिए मैंने ये 2 से 3 वीडियो बनाई जिसमें मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इन सभी के आधार पर मैंने वो चार्ट, मैंने वो टेबल एकदम शॉर्ट नोट्स के ज़रिए बनाए हैं ताकि जो लास्ट में पढ़ाई होती है अपनी एग्ज़ाम के पहले मंथ में जो पढ़ाई होती है रैपिड, जिसे हम रैपिड रिवीजन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रैपिड रिवीजन कहते हैं, तो वहाँ पे वो आपकी बहुत मदद करेगा। तो उस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए, उस टेबल को आप अपने पास नोट करना ना भूलिए। तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे मेरे साथ। अरावली जैसे हम बात कर रहे थे, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है तथा पूरा राजस्थान कवर करती है। राजस्थान के ये मध्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के मध्य से निकलती है। और अरावली है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। सभी को याद रखना है, अरावली पर्वतमाला ही राजस्थान को 2 भागों में बांटती है।
अरावली के पश्चिम में आ जाता है अपना मरुस्थल, और अरावली के पूर्व में आ जाता है अपना पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठार। इसके साथ साथ अरावली जो है सिरोही आबू से राजस्थान में प्रवेश करती है, तथा खेतड़ी झुंझुनू से ये दिल्ली में प्रवेश करती है। कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है? आबू सिरोही से प्रवेश करती है, और यह इसका अंत का जिला कौन सा है? झुंझुनू। खेतड़ी से ये दिल्ली में प्रवेश करती है। मतलब राजस्थान में एंड कहाँ होता है इसका? खेतड़ी झुंझुनू में इसका एंड होता है। कुछ बेसिक डिटेल बात कर लेते हैं, जैसे गुजरात से लेके दिल्ली तक, गुजरात से लेके दिल्ली तक इसकी टोटल लंबाई, गुजरात से लेके, मैं आबू से झुंझुनू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात से लेके तो दिल्ली तक, गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से लेके तो दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक, रायसीना हिल्स तक मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। परंतु राजस्थान के सिरोही से लेके झुंझुनू तक, राजस्थान की सिरोही से लेके झुंझुनू तक इसकी लंबाई होती है 550 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 550 किलोमीटर। जिसे आप कह सकते हो कि ये 80%, अरावली का 80% भाग अपने राजस्थान में स्थित है। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में निम्नलिखित अरावली कितनी है, किलोमीटर ना देते हुए अगर प्रतिशत दे दे तो 20%, 30%, 40%, 80%। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, ये कितना प्रतिशत है? 80%। 100% कितना है? आप ऐसे याद रखिए, 100% मतलब 692 किलोमीटर, और उसमें से 550 किलोमीटर ये अपने राजस्थान में है। मतलब कितना? 80% ये अपने राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको अगर अच्छे से समझ आ रही है, क्लियर तरीके से समझ आ रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा बूस्टअप मिलेगा और मैं भी वीडियोज़ और अच्छे तरीके से बनाऊंगा आगे चल के। जितनी भी वीडियो होती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, 100% कोशिश करता हूँ त्रुटिहीन वीडियो बनाऊँ, कोई भी जानकारी आपको गलत ना दूँ। पर अगर कभी गलती होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उसी गलती के दिन उसी वीडियो में आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा आप लोगों का। गलती होगी तो मुझे भी पता चलेगा, मैं भी उसको सुधारूंगा। गलतियां सभी से होती है, इंसानों से गलतियां होती है, गलतियां करके ही इंसान सुधरता है। आपको ये चीज़ पता होगी, गलतियां अगर नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए अगर कुछ गलती होती है। बट अगर आपको कोई गलती नहीं होते हुए वीडियो मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे देना दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब हम बात करेंगे राजस्थान में इसकी लंबाई, तो मैंने आप लोगों को बता दी, राजस्थान के सिरोही से लेके तो झुंझुनू तक इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। और आपको याद रखना है, अरावली के 100% भाग में से अरावली अपने राजस्थान में 80% भाग फैला हुआ है। 80% भाग इसका कहाँ है? अपने राजस्थान में। और इसकी औसतन ऊंचाई, मैंने इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी या सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछी है। वो सबसे ऊंची चोटी मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है जो सिरोही जिले में आती है। बट मैंने इसकी औसतन ऊंचाई पूछी है, जो इसकी सबसे ऊंची वाली चोटी को भी कवर करती है और सबसे नीचे वाली चोटी तथा मध्य की चोटियों को भी ये कवर करती है। तो ऐसे औसतन ऊंचाई कितनी होती है? तो 930 मीटर की इसकी औसतन ऊंचाई होती है। आपको ये चीज़, ये फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी औसतन ऊंचाई, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर की अरावली की राजस्थान में औसतन ऊंचाई है। उसके बाद हम इसकी दिशा की बात कर लेते हैं कि अरावली राजस्थान में निम्न कौन सी दिशा में बढ़ रही है। तो ये हो गया अपना उत्तर, ये हो गया अपना पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। अब अगर हम ऐसे 4 लाइन बना लें तो आपको समझ आ ही जाएगा कि ये कौन सी दिशा में बढ़ रही है। आप लोग भी बता सकते हो ये कौन सी दिशा में बढ़ रही है। यह दक्षिण पश्चिम से लेके तो राजस्थान के उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ अरावली की दिशा राजस्थान में स्थित है। रा- मैंने बताई दिया आपको, ये गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से स्टार्ट होती है तथा दिल्ली तक जाती है। इसके मध्य की लंबाई, इसके मध्य की लंबाई कितनी है? 962 किलोमीटर की। और ये राजस्थान में कितनी है? 550। तथा हम ऐसे याद रखेंगे 80% भाग इसका राजस्थान में स्थित है। ये थी इसके बारे में बेसिक सी डिटेल जो आप सभी को पता होना चाहिए। कभी कभी यहीं से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है तथा इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, औसतन ऊंचाई कितनी है। लेकिन एक सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये राजस्थान में किस दिशा में बढ़ रही है, या फिर किस दिशा में इसका अपवाह क्षेत्र, या फिर किस दिशा में इसका क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र तो नदियों का होता है, सॉरी दोस्तों, बट अपवाह मतलब ये किस दिशा में जा रही है राजस्थान में। तो ये दक्षिण पश्चिम से लेके तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में ये जा रही है और दिल्ली में ये जाके खत्म हो जाती है। अब हम जैसे बात करेंगे, ये राजस्थान के 13 जिलों में स्थित है।
मैंने आप लोगों को कहा है 13 के 13 ज़िले आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, याद कैसे करना है उन ज़िलों को ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा याद कैसे करना है, इस चीज़ को कैसे याद रखना है। छोटी सी ट्रिक है, अगर आप वो उसे याद कर लोगे, ट्रिक भी कोई नहीं है, आपको बस पहले मैप याद करना होगा। मैं पहली वीडियो से जब मैंने शुरुआत करी थी, मैं तब से कह रहा हूँ कि आपको मैप याद करना ही पड़ेगा। मैप आपको राजस्थान का याद करना ही पड़ेगा। तो अगर आप मैप याद कर लोगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे, बस 10 मिनट लगेंगे आपको मेमोराइज़ करने के लिए। तो चलिए हम उन्हीं ज़िलों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में यह 13 ज़िलों में स्थित है। आप पहले इसके ऊपर वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान में ये कितने ज़िलों में स्थित है। तो 13 ज़िलों में यह स्थित है। सबसे ज़्यादा ये कौन से ज़िले में आती है? अरावली जो पर्वतमाला है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र यह उदयपुर ज़िले का कवर करती है। कौन से ज़िले का कवर कर रही है? उदयपुर। और इसी के साथ साथ सबसे कम यह अजमेर ज़िले का कवर करती है। कभी भी आप अगर भूगोल पढ़ो या कोई भी चीज़ पढ़ो, अगर आपको सबसे ज़्यादा बता रहे हैं तो आप कोशिश करो कि सबसे कम वाला कौन सा है। अगर कभी मैं आपको कहूँ कि झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और बनना चाहिए कि फिर कौन सा ज़िला है जो सबसे कम लगता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके माइंड में बनने चाहिए। ठीक है। उसी के साथ साथ अगर कोई भी कुछ भी पूछे कि ये सबसे पुराना है, तो आपको ये भी आप पूछना चाहिए कि सबसे नया कौन सा है। ठीक है। आप ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से पढ़िए, अपने लिंक के द्वारा पढ़िए, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। और एक चीज़ के साथ दो चीज़ जोड़ते चलिए। उदयपुर के साथ कुछ और जोड़ते चलिए। अजमेर के साथ आप अजमेर का इतिहास जोड़ सकते हो। अजमेर में कौन सी झीलें हैं, क्या है, वो सभी आप जोड़ सकते हो। मैं अभी आपका पोर्शन करवा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों वो चीज़ों को जोड़ना मेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि आपको इस टॉपिक से हटा के उस टॉपिक पे लेके जाने वाला काम हो जाएगा। वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कोई स्पेशल सा छोटा सा टॉपिक अगर आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगा, मैंने सिर्फ अगर वीडियो बनाई अरावली की पर्वतमालाओं के बारे में, तो मैं वहाँ आपको 10 चीज़ें और बताऊँगा। वहाँ मैं आपको 10 चीज़ें और इसके साथ बताऊँगा। क्यों? क्योंकि उस समय मैं सिर्फ आपको अरावली ही पढ़ाऊँगा। बट अभी मेरा मोटिव है आपको पूरा पोर्शन पढ़ाने का। एक बार आपको भूगोल से नोन करवा दूँ, कैसा भूगोल है, क्या है, फिर बाद में मैं इसके छोटे-छोटे टॉपिक्स उठा के उनके बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो इसीलिए अगर मैं वो अभी आपको पढ़ाने लग गया, तो इस चीज़ की लिंक आपकी टूट जाएगी और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप इसे ही याद रखिए, जब मैं कोई दूसरा टॉपिक बनाऊँगा, तो उसके थ्रू मैं आप लोगों को ज़रूर समझाने का ट्राई करूँगा वहाँ पे। बट आप अपनी लिंक पढ़ाई स्टार्ट रखिए। ठीक है। इसके साथ साथ आप अजमेर का पूरा इतिहास जोड़ सकते हो। अजय राज से लेके तो पृथ्वीराज तृतीय तक आप जोड़ सकते हो। बट अभी वो मुझे नहीं पढ़ाना है, इसीलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता है, गुरु शिखर। कहाँ पर है ये? सिरोही जिले में। और इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है। इसकी क्या पूछ ली जाती है? ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी मीटर है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं पर 1727 दी है, तो वो 5 मीटर का जो गैप है ना, ये वहाँ पर एक मंदिर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर मंदिर स्थित है सबसे ऊपर, तो उसकी अगर ऊंचाई जोड़ ली जाए तो ये 27 हो जाती है। बट अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ आप इसे ही याद रखिए। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, उस हिसाब से आप, लेकिन ऑथेंटिक आंसर तो इसका यही होता है कि ये 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे निचली चोटी, जैसे मैंने आपको कहा ऊंचा पढ़ते हो तो निचला वाला भी याद रखो, सबसे ज़्यादा पढ़ते हो तो सबसे कम वाला भी याद रखो। अगर नई चीज़ पढ़ रहे हो तो पुरानी चीज़ कौन सी थी इसे भी याद रखिए। तो इसकी सबसे निचली चोटी कौन सी है? बेराट की पहाड़ी। ये कहाँ है? जयपुर में स्थित है। इनके रिलेटेड मैं नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी निकलती है। ठीक है। आप सभी को याद रखना है, बाणगंगा नदी से रिलेटेड आप चीज़ें जोड़ सकते हो। एकमात्र राजस्थान की नदी जो डायरेक्ट यमुना में जाकर मिलती है। ओके। फिर हम नदियों में जैसे बात करेंगे, उसकी उपनदी के बारे में बात करेंगे, उसके उपनाम के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे कौन सा बांध है, इन सभी के बारे में हम नदियों के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? यह है 704 मीटर की। कितनी है ये बैराट की पहाड़ियाँ? 704 मीटर की, जयपुर में स्थित है। अब अरावली का लाभ आपको याद रखना है। अरावली की क्या लाभ हो रहा है राजस्थान में? मैंने जिले छोड़े नहीं हैं, मैं जिले यहाँ पे आपको अंत में कवर करवा दूंगा पूरे जिले। बस आप बेसिक समझ लीजिए थोड़ा बहुत सा, फिर हम जिलों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अरावली का लाभ, अरावली का लाभ क्या है? आप सभी को पता है राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है। राजस्थान के पश्चिम में क्या है? मरुस्थल। और हवा के प्रभाव के कारण मरुस्थल राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है। तो राजस्थान का पूर्वी इलाका, राजस्थान का जो ये भाग है पूर्व से दक्षिण का भाग, यहाँ पर मरुस्थल नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि बीच में अरावली स्थित है। क्या स्थित है? अरावली स्थित है। इसीलिए यहाँ से
मरुस्थल पूर्व की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका लाभ क्या हुआ, पूर्व में मरुस्थल का विस्तार को रोकता है, पूर्व में मरुस्थल के विस्तार को रोकता है। क्या करता है ये, पूर्व में मरुस्थल के विस्तार को रोकता है। अगर मरुस्थल पूर्व में भी फैल जाएगा तो जैसे यहाँ की ज़मीनें बंजर है, यहाँ की ज़मीनें भी बंजर हो जाएगी। राजस्थान में कृषि कहाँ से होगी, 70% जनसंख्या तो राजस्थान की कृषि पर डिपेंड है। तो आप लोगों को अरावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से इसका पहला लाभ क्या हो गया कि ये पूर्व में क्या करता है, मरुस्थल को आने से रोकता है। तथा इसकी एक हानि भी है। इसकी एक हानि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जब राजस्थान का जलवायु पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि इसकी जिसकी जो हानि है, इसकी जो हानि है वह क्या है। आप बस यहाँ पे याद रखिए कि इसकी हानि ऐसी है कि ये पश्चिम में बारिश नहीं होने देता, पश्चिम में वर्षा नहीं होती। अब वर्षा क्यों नहीं होती, तो आप सभी को पता है बंगाल की खाड़ी से जो पवने उड़ के आती है, बंगाल की खाड़ी से जो पवने निकल के आती है तो वह अरावली के समांतर आ जाती है, अरावली इनके सामने आ जाती है। तो वो पूरी वर्षा पूर्व में ही होती है, पश्चिम में जा ही नहीं पाती। कुछ छोटी मोटी, मतलब छोटी मोटी नहीं कहेंगे, कुछ कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हवाएं यहाँ तक जाती है, तो फिर पूर्व में थोड़ी बहुत बारिश होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है अपने पूर्वी इलाके में होती है। और इधर से ही अरब की जो भी हवाएं निकलती है, अरब की मानसूनी पवन निकलती है, तो उन पवनों के ये समांतर आ जाती है, उन पवनों के ये मतलब उन पवनों के ये बराबर आ जाती है। तो पवनें यहीं से ऐसी निकल जाती है, उड़ के इनके साथ ही निकल जाती है, यहाँ रुकती नहीं है और पूर्व में बारिश नहीं कर पाती। यही दोनों हानियां हैं इसकी कि पश्चिम में बारिश नहीं होने देता, और इसका लाभ क्या है कि पूर्व में मरुस्थल को फैलने नहीं देता। तो ये थी छोटी सी बेसिक जानकारी मरुस्थल के बारे में, सॉरी अरावली के बारे में। तो आप अरावली का एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अगर दिखने में, हैंडराइटिंग में कोई भी इशू आता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व कर सकूँ। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने सारे जिले कवर करवा दिए आपके। अरावली कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है, तो उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ है, तो ये अजमेर में सबसे कम है। इसकी लाभ क्या है, तो मरुस्थल में ये मरुस्थल का विस्तार पूर्व में नहीं होने देता। और इसकी हानि क्या है, तो यह पूर्वी में वर्षा नहीं होने देता, पूर्व में वर्षा कम होती है। सबसे ऊंची चोटी के बारे में हमने बात कर ली, गुरु शिखर जो 1722 मीटर की ऊंची है, सिरोही जिलों में यह स्थित है। तथा उसी के साथ साथ हमने निचली चोटी के बारे में बात कर ली, जो है बैराट की पहाड़ियाँ, कहाँ हैं, जयपुर में स्थित है, 704 मीटर की ऊंचाई है। उसके बाद हमने बात की राजस्थान की औसतन ऊंचाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, औसतन ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। ये तो सभी को याद है, राजस्थान के 99% स्टूडेंट को याद होगा ये चीज़ कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। कोई 1% स्टूडेंट ऐसे जो नए नए स्टार्ट कर रहे होंगे, उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, तो उन स्टूडेंट को छोड़ दें, बाकी 99% स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता है। तो आप औसतन ऊंचाई को याद रखिए, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता है, जो अच्छे से पढ़ता है उन्हें ही पता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं 13 के 13 जिले आप लोगों को कवर करवाऊंगा, तो आप वही 13 जिले पूरे अच्छे से देखिए। आप लोगों को सभी को अच्छे से दिख रहा है ना, आई थिंक मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे से दिख रहा है। अगर कोई भी इशू आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई कमेंट नहीं आई, मुझे किसी ने कोई क्यूरी नहीं कही कि सर दिख नहीं रहा या फिर कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा। तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं 13 जिलों के बारे में, कौन से 13 जिलों में अरावली फैला है। तो उसको कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूँ। सिरोही से झुंझुनू तक है, कहाँ तक है, सिरोही से झुंझुनू तक ये फैला हुआ है। तो अब हम इसे उल्टे क्रम में याद करेंगे, हम इसे कहाँ से पढ़ेंगे, झुंझुनू से सिरोही तक आएंगे। कहाँ से कहाँ तक आएंगे, फैला हुआ है तो ये सिरोही से झुंझुनू है, और हम इसे पढ़ने की दृष्टि से इसके जो जिले हमें याद करने हैं वो हम याद करेंगे झुंझुनू से सिरोही तक। तो सबसे पहला जिला आ जाएगा झुंझुनू, दूसरा जिला आ जाएगा इसका सीकर, फिर आ जाएगा जयपुर, फिर आ जाएगा अलवर, 5वें नंबर पे आ जाएगा नागौर, 6ठे नंबर पे आ जाएगा अजमेर, 7वें नंबर पे आ जाएगा भीलवाड़ा, 8वें नंबर पे आ जाएगा चित्तौड़, 9वें नंबर पर आता है डूंगरपुर, 10वें नंबर पे आता है उदयपुर, 11वें नंबर पर आता है पाली, और 12वें नंबर पर आता है राजसमंद, और 13वां नंबर सबसे अंत में, जो ये जहाँ से शुरुआत करती है वही जिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे याद है, मैंने इन सभी को एक साथ कैसे याद किया। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैप बहुत अच्छे से याद करना होगा। मैं आपको एक मैप के द्वारा भी ये सारी चीज़ें बता देता हूँ।
ये समझिए अपने राजस्थान का मैप है। जिले आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। सभी को दिख रहा है अच्छे से? ओके। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, तीनों चीज़ें याद हो गई। झुंझुनू, सीकर, जयपुर। उसके बाद अलवर, नागौर, अजमेर, अलवर, नागौर, अजमेर। भिलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर। उदयपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, पाली, राजसमंद। और उसके बाद अंत में सिरोही। अब मैंने इनको कैसे याद किया वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सभी को पता है अरावली सिरोही से तो झुंझुनू तक जा रही है, झुंझुनू से ये दिल्ली तक जाती है, तो झुंझुनू यहाँ पर स्थित है। उत्तर पूर्व में झुंझुनू जिला स्थित है। झुंझुनू के पास ही सीकर स्थित है। सीकर के पास ही जयपुर स्थित है। सीकर के नीचे ही कौन सा जिला स्थित है? जयपुर जिला है। और जयपुर के पास अलवर जिला है। फिर यहाँ भरतपुर, धौलपुर आता है, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है। उसके पास कौन सा जिला है? अलवर जिला है। अब जयपुर से जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं, जैसे ही पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो आ जाएगा यहाँ नागौर जिला आता है। नागौर के बाद जयपुर के पास ही अजमेर जिला कवर करता है। कौन सा जिला कवर करता है? अजमेर जिला। अजमेर जिले के साथ साथ अजमेर के पास है भिलवाड़ा। भिलवाड़ा के पास आ गया चित्तौड़। यहाँ आता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर चित्तौड़ के बाद में ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को छोड़ते हुए डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर के साथ साथ उदयपुर में स्थित है। सिरोही से तो ये निकलती ही है, तो सिरोही से स्थित है। और उदयपुर चित्तौड़ के मध्य में राजसमंद है ऊपर की तरफ, तो ये राजसमंद में स्थित है। और अजमेर नागौर के पास में ही पाली है, तो ये पाली में स्थित है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, नागौर, अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद और अंत में हो गया अपना सिरोही। तो दोस्तों ये थी छोटी सी टेक्निक आपको राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाएं 13 जिलों में हैं, तो उन 13 जिलों को कैसे याद करना है। अगली वीडियो मैंने बहुत सारी क्यूरीज मुझे लग रही है कि आपको जिले याद नहीं हो रहे, मैप याद नहीं हो रहा, तो अगली वीडियो मैं आपको मैप के द्वारा राजस्थान का मैप याद करवाऊंगा। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि आपको एक राजस्थान का मैप लेना पड़ेगा, मानचित्र लेना ही पड़ेगा। आप राजनीतिक लीजिए या प्राकृतिक लीजिए, पहले आप राजनीतिक लीजिए, ताकि वो बेसिक होता है, उसमें आपको जिले भरने पड़ते हैं, मतलब वो ब्लैंक मैप होता है, वहाँ पे आपको जिले हाथ से भरने पड़ते होते हैं, लिखना पड़ना होता है। आप प्राकृतिक ले लोगे तो उसमें पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, नदियाँ वगैरह सब बनी हुई है, तो उसमें बहुत मैसी हो जाएगा, आप लोगों को वो समझ नहीं आएगा, वो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी। पहले अगर आप ब्लैंक मैप लोगे, आप खुद उसे भरोगे, तो आपको जिलों की स्थिति समझ आएगी। कल की वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आपको सारे जिले में अच्छे से कवर करवा दूं। ये तो थे अपने 13 जिले, लेकिन मैं आपको पूरे 33 के 33 जिले याद करवा सकता हूँ। कितने? 33 के 33 जिले याद करवा सकता हूँ। तो आप पहले इन 13 जिलों को याद करिए, जितनी बार होता है उतनी बार लिखिए, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद रहेगा। जैसे आप पढ़ सकते हो उस तरीके से आप इन्हें पढ़िए। याद करने की टेक्निक जैसे आपकी बनती है आप बनाइए। मैंने मेरी सिंपल टेक्निक उल्टे तरीके से इसे याद करने की थी। झुंझुनू, सीकर, जयपुर तीनों पास में है, अलवर भी, ये चारों पास पास में है। उसके बाद नागौर, अजमेर पास में है, भिलवाड़ा, चित्तौड़ पास में है, डूंगरपुर, उदयपुर पास में है, पाली और राजसमंद पास में है, और सिरोही से तो ये प्रवेश करती है, तो सिरोही में ये स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं अरावली को अध्ययन की दृष्टि से। अब अरावली को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो तो होगी उसकी बेसिक डिटेल। वो क्या हो गई? उसकी बेसिक डिटेल। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से, उसी के साथ साथ अध्ययन की दृष्टि से इसे किस प्रकार से विभाजित किया गया है, कैसे विभाजित किया गया है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से इसे निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। उन तीनों भागों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले डायग्राम के द्वारा सारी चीज़ें समझा दूंगा, फिर आप ये जो थ्योरी मैंने लिखी हुई है आप इसे नोट कर लेना, ताकि आप जब भी इसे आगे पढ़ो तो आपको वो चीज़ें याद आ जाए। अब अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिण अरावली। कौन से 3 भाग हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली तथा उसी के साथ साथ दक्षिणी अरावली। अब उत्तरी अरावली ये कहाँ से प्रारंभ होती है? तो सांभर के उत्तर, सांभर कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। तो सांभर के उत्तर में स्थित जो भी अरावली का भाग है, सांभर से, अगर सांभर से उत्तर मतलब दिल्ली तक जो जा रही है, झुंझुनू से निकल के दिल्ली तक जो जा रही है, उसे कौन सा भाग कहेंगे? हम उसे उत्तरी अरावली कहेंगे। सांभर से ऊपर का जो भी भाग है उसे हम उत्तरी अरावली कहेंगे। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अब आपको याद रखना है, उत्तरी अरावली की सबसे चोटी, तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथ गढ़। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। 1055 मीटर सबसे ऊंची चोटी। देखिए दोस्तों, अब कंफ्यूज कैसे होते हो?
एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या पूछेगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तब आपको आंसर लगाना है अपना गुरु शिखर। तब आपको आंसर क्या लगाना है, अपना गुरु शिखर 1722 मीटर वाला। बट अगर आपको अब ये पूछा जाए कि उत्तरी अरावली अरावली उत्तरी अरावली का जो भाग है उसमें की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अपनी रघुनाथगढ़। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। उसके साथ साथ उसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 1055 मीटर की। उसके बाद सांभर से लेके तो ये देवलगढ़, सांभर से लेके तो देवगढ़। देवगढ़ कहाँ पड़ता है अपना, राजसमंद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजसमंद जिले में पड़ता है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाती है मध्य की अरावली। कौन सी अरावली कहलाती है, ये मध्य की अरावली कहलाती है। सांभर से, जयपुर से लेके तो देवलगढ़, राजसमंद तक इसकी मध्य की सबसे बड़ी ऊंचाई, सॉरी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है टाटगढ़। ये कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर आपको पूछ ली जाए तो इसकी ऊंचाई है 933.72 मीटर। 933.72 मीटर। रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये सीकर में स्थित है। कहाँ स्थित है, सीकर में स्थित है। टाटगढ़ जो अजमेर में स्थित है उसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 933.72 मीटर की इसकी ऊंचाई है। 72 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यह मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप याद रखिए। मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली, इन तीनों में भी अलग अलग चोटियाँ हैं। इन तीनों की चोटियों में भी विभाजित किया गया है। इन तीनों की सबसे ऊंची चोटी भी आपको याद रखनी है। सबसे ऊंची चोटी, अगर सिंपल क्वेश्चन हो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तब आप लगाओगे अपना गुरु शिखर। लेकिन उत्तरी अरावली की पूछे तो अब आप लगाओगे अपना रघुनाथगढ़। मध्य की अरावली की पूछे तो आप लगाओगे टाटगढ़। और दक्षिणी अरावली राजसमंद से, गुजरात सिरोही से जो बाहर निकलता है भाग, वह कहलाती है अपनी दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, क्योंकि ये सिरोही में स्थित है। और इसकी ऊंचाई मैंने आप लोगों को बताई दी 1722 मीटर की। कौन से जिले में स्थित है ये, सिरोही। कौन से जिले में स्थित है, तो ये सिरोही जिले में स्थित है। आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। याद कैसे रखनी है, 2 मिनट में आप लोगों को याद करवा देता हूँ। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। मेरे साथ साथ आप बोलिए, अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। बांट दिया 3 भागों में भाई। फिर उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, नाम दे दिया, नाम भी दे दिया। अब उत्तरी अरावली सांभर के ऊपर, मतलब जयपुर के ऊपर की, जयपुर के उत्तर में जो भी आती है, ये होगी अपनी उत्तरी अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, जो स्थित है शिखर में, ऊंचाई 1055, ऊंचाई 1055 मतलब 1055 मीटर की। फिर जयपुर से लेके तो राजसमंद तक, सांभर से लेके देवलगढ़ तक, इसके मध्य की अरावली कहा जाता है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अपनी टाटगढ़। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टाटगढ़। कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 933.72 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 933.72 मीटर की ऊंचाई है। फिर देवलगढ़ राजसमंद से लेके तो गुजरात तक, जो सिरोही से बाहर निकलता है भाग, उसे कहा जाता है दक्षिणी अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास बने हुए बेल आइकन को भी दबाइए। वीडियो से अगर आपके नोट्स क्लियर हो रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को सोशल मीडिया पे सेंड करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम। इसके अलावा और जो कोई भी सोशल मीडिया के सोर्सेज होते हैं, आप वहाँ पे इस वीडियो की लिंक को शेयर करिए, ताकि जितने लोग अपने साथ जुड़ोगे आप उतना ही आपको भी अच्छा होगा और मुझे भी ज़्यादा हौसला मिलेगा। और मैं भी कंटिन्यूस वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। पूरी वीडियो भूगोल का पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करवाने की मैंने ठान रखी है, चाहे मुझे इसमें 2 महीने लगे या 3 महीने लगे। दोस्तों ये टाइम तो लगना ही लगना है। कोई एक हफ्ते में भूगोल का पोर्शन नहीं होता, कोई मैराथन क्लास नहीं है, कोई भी आपको छोड़ कर या फिर कुछ भी बीच में से ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पूरा सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर अपने पास नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। अब हम बात करेंगे अरावली के आसपास कुछ पठार स्थित है, कुछ प्रमुख पठार। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों भागों का। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अरावली के आसपास स्थित कुछ प्रमुख पठार। भौगोलिक पठारों की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना रखी है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। एक वीडियो में मैंने 18 से 20 भौगोलिक पठार जो डिटेल में है वो कवर करवाई है, तथा तीसरी या चौथी वीडियो है जिसमें मैंने भौतिक प्रदेश कवर करवाए हैं, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। अब हम बात करेंगे कुछ पठारों के बारे में। उड़िया का पठार राजस्थान में सिरोही जिले में स्थित है।
कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है फिर? तो आपको याद रखना है, वह है अपना भोराट का पठार। वह कौन सा पठार है? अपना भोराट का पठार। डिटेल में बात करेंगे हम इसके बारे में, पहले इसको अच्छे से जान लेते हैं। उड़िया का पठार जो स्थित है सिरोही जिले में, उसी के साथ साथ ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है तथा इसकी ऊंचाई 1360 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर की ऊंचाई है। उसी के बाद हम बात करते हैं भोराट का पठार। भोराट का पठार उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से लेकर राजसमंद की खमनोर पहाड़ी, राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी। राजसमंद की कौन सी पहाड़ी? कुंभलगढ़ पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों के जो मध्य का क्षेत्र है, इन दोनों पर्वतों के जो मध्य का क्षेत्र है, पहाड़ियों के मध्य का जो पठार है, वही क्या कहलाता है? भोराट का पठार। और आपको याद रखना है, यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है अपना भोराट का पठार। कौन सा पठार है? भोराट का पठार, जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पिछली वीडियो में मैंने इसकी ऊंचाई भी बताई है, ये भी बताया है, इसकी ऊंचाई भी बताइए। तो वो जानने के लिए आप वो वीडियो देखिए। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। फिर हम बात करते हैं भोमट के पठार के बारे में। भोमट और भोराट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भोराट मतलब उदयपुर की गोगुंदा से लेके तो कुंभलगढ़ के राजसमंद की कुंभलगढ़ पर्वत के बीच का पठार। और उसी के साथ साथ भोमट का पठार मतलब उदयपुर की दक्षिणी भाग, उदयपुर का दक्षिणी भाग तथा डूंगरपुर का मध्य का पठारी भाग। डूंगरपुर के मध्य का पठारी भाग, इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को भोमट का पठार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भोमट का पठार कहा जाता है। उसके बाद ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार आप सभी को याद होगा। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा से चित्तौड़ तक का, भीलवाड़ा के बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र तथा चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ तक का इलाका जो है, वो कौन सा पठार है? अपना ऊपरमाल का पठार कहलाता है। उसी के साथ साथ हमें मेसा का पठार याद रखना है। मेसा का पठार जो चित्तौड़ में स्थित है। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ में स्थित है। और चित्तौड़ का किला इसी पठार पर क्या स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। यह कहाँ से है? बिजोलिया, भीलवाड़ा से तो चित्तौड़ का भाग। ठीक है, वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखे हैं, आप वो वीडियो देखिए। इसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें बस आपको ये चीज़, जो नई चीज़ मैंने ऐड करी है, उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचा पठार है। इसके बाद ये जितने भी इलाके हैं, ये सारे भौगोलिक प्रदेश, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ उससे जाके देखिए। वहाँ पर आपका इन 4 के साथ साथ 18 से 19 और भौतिक जो पठार हैं तथा कुछ क्षेत्र हैं, वह सारे आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिए। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है तथा इस पर कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। आपके लिए एक क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, कौन सी 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी 2 नदियां हैं। अगर इसके बारे में और कुछ डिटेल पता है, चित्तौड़ के बारे में जितनी भी डिटेल पता है, आप उसे लिखिए। मैं लिखने के लिए क्यों कह रहा हूँ? ताकि आप इसे जितना लिखोगे, आपको उतनी चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेगी, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें हम कभी नहीं भूलते। ऐसा कहा जाता है कि 10 बार पढ़ना और 1 बार लिखना, क्या मैंने कहा? 10 बार पढ़ना और 1 बार लिखना, दोनों बराबर होता है। तो आप जितना भी आपको पता है, चित्तौड़ के बारे में पता है, चित्तौड़ के किले के बारे में पता है, या फिर चित्तौड़ से रिलेटेड जितना भी आपको इतिहास, भूगोल और जितना भी कल्चर पता है, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आप भी देखिए कि आपको कितनी चीज़ें याद है। ठीक है, ये था आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन अरावली के बारे में। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली तथा दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और मध्य की अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है अपनी
टाटगढ़, इसकी ऊंचाई भी आप याद कर लीजिए तथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसे कभी भी पढ़ सकें और अपने पास इसे नोट रख सकें। ये वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगली वीडियो जो बनेगी उसमें आप लोगों को जिस टेबल के बारे में मैंने डिस्कस किया है वो टेबल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। वहीं पर आपको चारों भाग में अच्छे से कवर करवा दूंगा। अरावली के बारे में और कोई जानकारी नहीं छूट रही है। इसके साथ साथ अरावली की कुछ ऊंची चोटियां हैं जो मैंने 10 टॉप चोटियां लिखी हुई है तथा उसी के साथ मैंने सबसे नीची चोटी भी लिखी है, तो आपको वो मैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा। और आने वाला जो टेबल है, जिस टेबल की बात मैं आपको पिछली वीडियो और इस वीडियो में भी कर रहा था, वो टेबल मैं आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आप बस उस टेबल का रिसोर्सेज देख लीजिए, इसे आप अपने पास अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हम बात करेंगे अगली वीडियो में उस टेबल के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, आपकी अगर नोट्स बनी हैं, तब आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके, मैंने आपको कहा सोशल मीडिया आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हो, टेलीग्राम यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, जो कुछ भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे मेरे भाइयों इसे प्लीज़ शेयर करिए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसे ही पढ़ रहा हूँ तथा साथ साथ पढ़ा भी रहा हूँ, तो प्लीज़ जितना हो सकता है उसे शेयर करिए। कोई भी अगर क्यूरी होती है, कोई भी अगर आपको गलत चीज़ मिलती है मेरे इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करिए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि आप अगर गलत चीज़ पढ़ोगे, मेरे से गलत चीज़ मिल रही है आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस वीडियो को वहीं पे डिलीट कर दूंगा या फिर उस वीडियो में मैं खुद देखूंगा कौन सी गलत चीज़ हुई है। तो आप मुझे कमेंट भी करिए, जितना हो सके आप कमेंट करिए, जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस चार्ट के बारे में। भाई वो चार्ट कौन सा है, इतने दिन से उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा क्या है उस चार्ट में। तो मैं वो चार्ट जो डिस्कस करूंगा, वो चार्ट की वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है तथा उसको भी बहुत सपोर्ट करना है जैसे ही आप इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो उस वीडियो को ज़रूर इंतजार करिए। उस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं चारों भौगोलिक प्रदेशों के चार्ट के बारे में। ये थी अपनी अरावली की वीडियो। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।